इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। कहता है इफ द बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर एक बॉडी है वो रेस्ट की फॉर्म में है, उसके ऊपर एक बॉडी है, उसके ऊपर लॉट ऑफ फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। कहता है कि एक बॉडी है उसके ऊपर वो अंडर एक्शन ऑफ फोर्सेस है, उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन उन फोर्सेस के एक्ट करने के बावजूद भी वो या तो रेस्ट की फॉर्म में है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। इफ द बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस इज एट रेस्ट, या तो वो रेस्ट में है उन फोर्सेस के अंडर या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब इसकी इन डिटेल फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को स्टडी करने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ें जो मेन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो इसकी टू टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? कहते हैं कि इफ द बॉडी इज टू बी इन रेस्ट। हमने यहाँ पे टू थिंग्स डिस्कस की हैं, अगर बॉडी रेस्ट में हो और अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। तो स्टैटिक में आता है इफ द बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। अगर कोई बॉडी रेस्ट की फॉर्म में है तो हम कहेंगे कि इट इज, यहाँ पे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अगर अंडर ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस की वजह से कोई बॉडी रेस्ट की फॉर्म में है तो हम बोलेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ बुक लेइंग ऑन द टेबल। एक किसी टेबल के ऊपर आप लोगों ने ऑन द टेबल, किसी टेबल के ऊपर आप लोगों ने क्या किया हुआ, एक बुक रखी हुई है। उस बुक के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कैसे? उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा एक्ट कर रही है, उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, फिर भी वो कांस्टेंट अपनी रेस्ट की फॉर्म में पड़ी हुई है। या फिर अब उसके ऊपर से वो कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन वो बॉडी जो रेस्ट की फॉर्म में बुक जो है बिल्कुल रेस्ट की फॉर्म में पड़ी हुई है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करेंगे लेकिन वो रेस्ट की फॉर्म में है, तो दैट इज मीन इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसमें कहता है if the body is moving with uniform velocity और rotating with uniform velocity, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, दैट्स मीन इट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इसकी नेक्स्ट टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और सेकेंड इज रोटेशनल। अब हम इन दोनों को स्टडी करेंगे। ट्रांसलेशनल में हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टडी, और ट्रांसलेशनल में हम करेंगे सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल में हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे और इसमें हम सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशनल हमारे पास ड्यू टू फोर्सेस, इसको हम फोर्सेस इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, और सेकेंड रोटेशनल को हम टॉर्क्स इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। अब हम स्टडी करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। पहले बोला था कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस जो हैं वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होती है। तो हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अब क्या है, कहते हैं कि अगर कोई बॉडी, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन वहां पे कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है,
रिमेंबर दैट, ये बात हमेशा याद रखनी है, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो वहां पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होता। तो कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, जब बॉडी कोई लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही है, वहां पे कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, तो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो बॉडी, इसका मतलब है कि बॉडी किस फॉर्म में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अब मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी, मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे, ये इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, यानी कि तमाम फोर्सेस, सुमेशन, इसको सुमेशन बोलते हैं, इसका मतलब होता है सम, तमाम फोर्सेस का सम जीरो के इक्वल आ जाएगा। सुमेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। अब कहते हैं कि फॉर कोप्लेनर फोर्सेस, किसके लिए, फॉर कोप्लेनर फोर्सेस। अब कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं, कोप्लेनर फोर्सेस, अब कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती है, कहता है कोप्लेनर फोर्सेस वो फोर्सेस होती है इफ ऑल द फोर्सेस लाई इन अ कॉमन प्लेन, अगर तमाम फोर्सेस एक कॉमन प्लेन पे लाई कर रही हो, दैट्स मीन इट्स आर कोप्लेनर फोर्सेस। अब कहता है कोप्लेनर फोर्सेस के केस में हम क्या करते हैं, हम आमतौर पर कोप्लेनर फोर्सेस में तमाम एक्स कंपोनेंट को और तमाम वाई कंपोनेंट को लिखते हैं, यानी कि फोर्स को हम टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं, तमाम एक्स कंपोनेंट्स और तमाम वाई कंपोनेंट, ऑल एक्स कंपोनेंट्स एंड ऑल वाई कंपोनेंट्स। तो कहता है तमाम एक्स कंपोनेंट्स का सुमेशन, यानी कि सुमेशन ऑफ ऑल एक्स कंपोनेंट्स एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। कहता है कि तमाम एक्स कंपोनेंट्स का सम जो है अगर वह जीरो के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज मस्ट बी जीरो। उसके बाद कहता है अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो कहता है सम ऑफ all component y component of forces, sum of y component of all the forces, sum of y component of all the forces must be zero। अब जब हमारे पास x कंपोनेंट भी जीरो है, y कंपोनेंट्स भी जीरो है, दैट्स मीन होल फोर्स भी हमारे पास क्या आएगी, जीरो। इसके बाद उसने एक और बात भी बोली है, हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस किया था, हमने इस तरह से कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए थे, इसको हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको हमने नेगेटिव वाई एक्सिस बोला था। कहता है इसमें उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, कहता है कि राइट हैंड साइड फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव, राइट हैंड फोर्सेस are taken as positive and left hand forces are taken as negative. As it is, upward forces is taken as positive and downward forces is taken as negative. And upward and downward ये सारी forces का sum जीरो है और इन तमाम forces का sum भी जीरो है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में तमाम फोर्सेस का सम जीरो होता है, ऑल फोर्सेस का सम जीरो होता है।